Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to start chapter 5th, that is coal and petroleum of class 8th from NCERT Science. This is the third chapter of the new book of NCERT Science. Since I have the old book, so I am going to cover the same chapter from the old book. Let's begin. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती है, मीन्स हमें प्रकृति से मिली होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं. एक्टिविटी 5.1 क्या कह रही है? मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है. इसमें कुछ हमें मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उनको क्लासिफाई करना है कि वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं. मीन्स हमें नेचर ने दिए हैं या उनको हम फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में आपने एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल को रखा है? हाँ, तो नेचुरल चीज़ों में उनको लिखा जाएगा. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ये क्या होती हैं? एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स क्या होती हैं? हमें नेचर से मिलती हैं, हमें प्रकृति से मिलती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? You have already studied about water in class 7th. Is water is limitless resource? क्या है? क्या पूछ रहा है कि क्या जो हवा, पानी और मिट्टी है, ये हम जो इनको यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ करने के बाद क्या कभी ऐसा होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे? और जो हमने क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ा था, क्या वो लिमिटलेस रिसोर्स है, मीन्स असीमित है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा? तो नहीं. इसका आंसर क्या है कि नहीं, वाटर क्या है? लिमिटलेस नहीं है. वो अब उसका अमाउंट कम हो रहा है. अगर उसको हम वेस्ट करेंगे, फालतू में यूज़ करेंगे, तो वो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two categories. क्या होता है? जो हमारे नेचर में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उनकी अवेलेबिलिटी मीन्स उनकी उपलब्धता, वो जिस मात्रा में हमें मिल सकते हैं, उस बेसिस पे इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, और दूसरे क्या हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. इनएग्जॉस्टिबल मीन्स नाम से समझ में आ रहा है, एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो जाना, इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होंगे. तो ये क्या है? ये नेचर में इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड प्रेजेंट हैं, और ये हमारी एक्टिविटीज़, हम इनको अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे. ये हमेशा नेचर में प्रेजेंट रहेंगे. एग्जाम्पल क्या क्या दिया है? सनलाइट, सूरज की रोशनी, और एयर. नेक्स्ट क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नाम से पता चल रहा है जो ख़त्म हो जाएंगे, जो ख़त्म हो जाएंगे, जो हम अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो एक दिन हमें नहीं मिलेंगे. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इनका क्या है? नेचर में जो अमाउंट है वो लिमिट है, ये एक मात्रा में प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि ये हमें हमेशा मिलते जाएंगे,
ये हमें एक अमाउंट में ही मिले हैं जिनको हमें ध्यान से यूज़ करना है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं? फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जो जीव जंतु प्रेजेंट होते हैं, वन्य जीव जो हैं वो हैं इसके एग्जाम्पल। और मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है कि एक लिमिट में प्रेजेंट है, जो कि एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। बेक एक्टिविटी देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफ़ी। कुछ कंटेनर लेने हैं, उनमें पॉपकॉर्न भरना है, मूंगफली भरनी है और भुने हुए चने और टॉफ़ियाँ भरनी हैं अलग अलग कंटेनर में। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। स्टूडेंट्स को क्या करना है? 7 के ग्रुप में बांट देना है। Further, divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. फिर जो 7 के ग्रुप है उनको भी सब डिवाइड करना है। एक में एक स्टूडेंट रहेगा, एक में 2 और एक में 4 स्टूडेंट रहेंगे। और एक वाले को फर्स्ट जनरेशन, जिसमें 2 स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड जनरेशन, और जिनमें 4 स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड जनरेशन नाम देना है। अब आगे क्या करना है? दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये सब ग्रुप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? कंज्यूमर्स मीन्स वो उपभोक्ता, वो कितना कंज्यूम कर सकते हैं, कितना चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में 1 स्टूडेंट रखा था, सेकेंड जनरेशन में 2 और थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट्स को रखा था। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे जैसे सेकेंड और जो थर्ड जनरेशन थी उनमें लार्ज नंबर, ज़्यादा नंबर हैं कंज्यूमर्स के, जो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे। ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा, उसमें उनके पास जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा यूज़ होगी। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। एक टेबल पे तीनों ग्रुप के लिए एक पूरा कंटेनर फुल करके रखना है। Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. क्या करना है कि जो फर्स्ट जनरेशन में अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें उनके ग्रुप के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे क्या कहना है कि जो भी उनके पास खाने की चीज़ है उनका यूज़ करें, मीन्स उनको खाएं। Now ask the second generation consumers for each group to do the same. अब सेकेंड ग्रुप से यही कहना है। Then ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. अब जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनके सारे बच्चों से क्या कहना है कि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो कंटेनर है उनमें कितनी चीज़ें बची हैं खाने वाली। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर अभी भी कंटेनर में कुछ बचा है तो जो थर्ड जनरेशन है उनके स्टूडेंट्स से कहना है कि अब उसमें जो बची चीज़ें उनको कंज्यूम करें, उसको खाएं। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। और अब क्या देखना है कि क्या जो थर्ड जनरेशन में जितने स्टूडेंट्स थे उनको सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिला है या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। और ये भी देखना है कि क्या अभी भी थर्ड जनरेशन में सारे ग्रुप्स जो है वो अगर कंज्यूम कर चुके हैं तो उसके बाद भी क्या कंटेनर में कुछ बचा है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. अभी जो ऊपर हमने एक्टिविटी की है उसमें जो हमारे ईटेबल्स थे, जो हमने मूंगफली, पॉपकॉर्न ये सब लिया है, उसकी जगह पे हमें क्या अज्यूम करना है कि वहाँ पे जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रेजेंट है, जो कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन
पैटर्न। सब सारे ग्रुप जो है उनका अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न होगा, कोई कम खाएगा, कोई ज़्यादा खाएगा, कोई खाएगा भी और उसको वेस्ट भी करेगा, तो सबका अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी, क्या जो पहले की जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. ये भी हो सकता है कि कुछ जो पहले की जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी और वो सब चीज़ ख़त्म कर दे, और ये भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप की जनरेशन जो थी, फर्स्ट पहले की जनरेशन थी, वो अपने आगे के ग्रुप के बारे में, अपने आगे की जनरेशन के बारे में सोचे और उसको जो भी उसके पास कंजम्पशन के लिए चीज़ें हैं उसका अच्छे से यूज़ करे, और कुछ चीज़ें वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा दे, छोड़ दें। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. इस चैप्टर में हम ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। These were formed from the dead remains of living organism, fossils, so these are also known as fossil fuels. ये कहाँ से, ये कैसे बनते हैं? जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, तो काफ़ी सालों के बाद ये क्या किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिल में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फर्स्ट, कोल। अब हम कोल के बारे में जानेंगे। कोल क्या होता है? यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयले को देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो उसके बारे में सुना तो होगा ही। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है? जैसे पत्थर हार्ड होता है वैसे हार्ड होता है, और किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये फिगर भी यहाँ दिया गया है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। क्या होता है? कोयले का यूज़, एक ऐसा कोयला, ऐसा हमारा फ्यूल है जिसका यूज़ खाना बनाने में किया जाता है, भट्टियों में किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के जो इंजन, अभी तो इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, लेकिन पहले के जो भाप वाले इंजन होते थे उसमें क्या करता था? कोयले को जला के उससे भाप बनाई जाती थी ताकि इंजन को चलाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। वहाँ पे भी उनको जलाया जाता है जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोयले का यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह। स्टोरी ऑफ कोल। अब कोल है क्या, कहाँ से आया, देखते हैं। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland area. लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था? पृथ्वी पे नीचे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, जहाँ पे वेटलैंड था, मतलब जलीय क्षेत्र जो था, वहाँ पे बहुत घने जंगल थे। Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. जैसे जैसे डिफरेंट नेचुरल क्लैमिटीज़ आती गई, जैसे कभी बारिश हो रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी सुनामी हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, इन सब की वजह से क्या हुआ? ये फॉरेस्ट क्या हो गए? मिट्टी के नीचे नीचे दबते गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। क्या होता गया कि जैसे जैसे और ज़्यादा कुछ एक बार बाढ़ आई तो वो थोड़ा सा नीचे दबे, फिर दूसरी बार आई तो वो और नीचे दबे, तो इस तरीके से करते 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 वो काफ़ी नीचे दबते गए और कंप्रेस होते गए। और जैसे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता गया, जब वो नीचे जाते थे, चले जाते थे, तो नीचे अर्थ में टेम्परेचर भी बढ़ता जाता था। So, under high pressure and high temperature, that plants got slowly converted to coal. इसी तरीके से क्या हो गया? जब वो
पृथ्वी में और नीचे 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 जाते गए तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, जिससे कि जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे 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 किस में चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. क्या होता है कि जैसे जैसे जो कोल होता है वो उसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, और ये जो धीरे धीरे डेड वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं, मरे हुए प्लांट्स हैं, इनका धीरे धीरे कोयले में चेंज होना. और कोयला क्या होता है, कार्बन से उसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इस कन्वर्जन को क्या नाम देते हैं हम, कार्बोनाइजेशन नाम देते हैं, क्योंकि कोयले में कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन धीरे 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 कोल में चेंज होता है, इसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is shown in figure 5.2. क्या होता है, सिंस चूँकि ये जो कोल है वो बचे हुए वेजिटेशन, जो मृत प्लांट थे या जो मरे हुए अवशेष थे उनसे बनता है, पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोल को भी क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. फॉसिल फ्यूल मीन्स जीवाश्म ईंधन, जो कि जीवों के अवशेषों से बना होता है. अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. कोल माइन होती क्या है, जहाँ से कोयले का खनन होता है उसे निकाला जाता है. ये फिगर है कोल माइन की. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. कोल क्या होता है, कार्बन का, मेनली कार्बन का बना होता है, इसलिए जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, कोल तार एंड कोल गैस. कोल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जिनका क्या नाम है, कोक, कोल तार और कोल गैस. अब देखते हैं कोक क्या होता है. इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये क्या होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है. पोरस मीन्स इसमें छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, और ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस होता है, और ये प्योर फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन की. लगभग इसमें 99% कार्बन ही प्रेजेंट होता है. कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोक का यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्टील के मैन्युफैक्चरर में करते हैं, और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में, जो मेटल्स होती हैं वो डिफरेंट ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो वहाँ पे भी कोक का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कोल तार. अब कोल तार क्या होता है, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये क्या होता है, ब्लैक कलर का थिक गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है, बहुत ही गंदी होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. कोल तार जो होता है वो लगभग 200 सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है. प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री. क्या होता है, जो कोल होता है इसमें से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो मटेरियल मिलते हैं, उनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को बनाने में और इंडस्ट्री में भी उनका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में. लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड
रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। सिंथेटिक डाई, जो कपड़े कलर करने में डाई यूज़ की जाती है। ड्रग्स में जो दवाइयाँ होती है, एक्सप्लोजिव जो बारूद वारूद बनाए जाते हैं उनमें, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स को बनाने में, जो छतों में मटेरियल यूज़ किया जाता है उनमें सब में कोल तार का यूज़ किया जाता है। कोल तार से ऑब्टेन जो मटेरियल्स मिलते हैं उनका यूज़ भी किया जाता है। इंटरेस्टिंग, नैपथलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। जो हम नैपथलीन बॉल का यूज़ करते हैं कपड़ों में कीड़े लगने से बचाने के लिए, जो वाइट कलर की बॉल्स आती है वो भी किससे बनती हैं? कोल तार से ही बनाई जाती हैं। These days, bituminous, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the road. इस टाइम पे क्या हो रहा है? कोल तार की जगह पे बिटुमिनस एक प्रोडक्ट होता है, उसका यूज़ किया जाता है सड़कों को बनाने में। पहले कोल तार का यूज़ किया जाता था, अब बिटुमिनस का यूज़ किया जाता है। ये क्या है? बिटुमिनस एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और कोल तार क्या है? हमारा कोल से मिलता है। नेक्स्ट, कोल गैस। अब कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल तार कब मिलता है? जब हम कोल को प्रोसेस करके कोक का निर्माण करते हैं, कोक को बनाते हैं, तो इस प्रोसेस के बीच में हमें कोल गैस भी मिलती है। इट इज़ यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। इसका यूज़ जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ उसके पास में जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं उनमें फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है कोल गैस का। यहाँ पे कोल गैस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। जो कोल गैस है वो पहली बार लंदन में यूज़ की गई थी 1810 में। जो गलियाँ होती हैं उनमें लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए, जो स्ट्रीट लाइट लगती है उसमें। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ की गई थी और लंदन में 1810 में यूज़ की गई थी। Nowadays it is used as source of heat rather than light। आज के समय में इसका यूज़ अब क्या करा जा रहा है? रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत में यूज़ किया जा रहा है इसका। Now, thank you everyone. This is all about today's video. Further we will discuss in next video। आज के वीडियो में हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, आगे हम पेट्रोलियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.